Hi everyone, I'm Swandha and you're watching Ready to Upskill and I hope so you all are well and welcome back to this channel. आज हम करने वाले हैं सेक्शन 15 चैप्टर 6 पेमेंट ऑफ ड्यूज क्लेम्स एंड ऑडिट सेक्शन 43 से 46 तक। बहुत इंटरेस्टिंग है। कितनी जल्दी हमने कोड ऑन वेजेस कंप्लीट सा कर लिया है, बहुत ही जल्दी इसके सेशंस कंप्लीट होने वाले हैं। चलिए क्विक सा रिकैप देखते हैं हम पीछे क्या क्या करके आए हैं। तो सेशन 1 से 4 में हमने चैप्टर 1 देखा प्रिलिमिनरी, जिसमें सेक्शन 1 to 4 तक कंप्लीटली चेक कर लिया। उसके बाद हमने चेक किया सेशन 5 जिसमें चैप्टर 2 मिनिमम वेजेस, सेक्शन 5 से लेके हमने यहाँ पे 14 तक कंप्लीट कर लिया। उसके बाद सेशन 6 to 7 चैप्टर 3 पेमेंट ऑफ वेजेस, सेक्शन 15 से 25 तक हमने इसे कंप्लीट करा और यहाँ पे हमारा ये पेमेंट ऑफ वेजेस कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने देखा सेक्शन 26 से 41 तक पेमेंट ऑफ बोनस, सेशन 8 से लेके 13 तक चैप्टर 4 पेमेंट ऑफ बोनस। ओके, ये सारे ही सेशंस आपको कहाँ मिल जाएंगे? पिन कमेंट में मिल जाएंगे। अगर आप रेडी टू अपस्किल पे देख रहे हैं तो ऐसे ही मिल जाएंगे। रेडी टू गेट अपडेट पे देख रहे हैं तो आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। ओके, वहां से आपको मिल जाएंगे इनिशियली 6-7 सेशंस आपको ऐसे भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो सेशन 14 में हमने क्या करा? चैप्टर 5 जो कि लास्ट सेशन था हमारा, जिसमें एडवाइजरी बोर्ड हमने देखा, सेक्शन 42 ये सब हमने एग्जाम्पल से चेक कर लिए हैं। ठीक है, ये थोड़ा लंबा सेक्शन था इसलिए हमने सिर्फ एक ही सेक्शन देखा है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या? चैप्टर 6 पेमेंट ऑफ ड्यूज क्लेम्स एंड ऑडिट, सेक्शन 43 से 46 तक। ओके, सो मेक श्योर सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर पहली बार आए हैं और वो क्यूट सा बेल आइकन है उसको जरूर हिट कर दें, जिससे ये सेशंस आपको मिल सके जब भी अपलोड हों। ठीक है, और यस 30 डेज स्टैट्यूटरी कंप्लायंस वर्कशॉप चल रही है जिसमें हम मिनिमम वेजेस एक्ट कंप्लीट कर चुके हैं और पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के कुछ 7 सेशंस ऑलरेडी आ चुके हैं, तो प्लीज उन्हें भी चेक कर लें। आपको ये सब चीजें पिन कमेंट से मिल जाएंगी। एचआर कोर्स हिंदी में, इंग्लिश में, ये भी आपको मिल जाएगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पेरोल एक कोर्स है और पेरोल वर्कशॉप है, वो भी सब स्टार्ट हो चुकी है, तो वो भी आप जरूर चेक कर सकते हैं। पेरोल वर्कशॉप 12 डेज वर्कशॉप है जिसमें 2-3 सेशंस आए हैं और पेरोल कोर्स इंट्रोड्यूस होने वाला है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है रीकैप और थोड़ा सा इंट्रो पार्ट है। अगर आप नहीं सुनना चाहते हैं तो हमेशा की तरह मैं कहती हूँ, आज नहीं कहा, 2-3 मिनट आगे कर दिया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 43 रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेरियस ड्यूज। अब इसमें ये बता रहे हैं कि अलग अलग टाइम पर हमने बताया कि ये ड्यू बनता है, ये आपको देना है। तो अगर आप नहीं दे पा रहे हैं या मतलब एक्चुअल में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है देने की, तो एवरी एम्प्लॉयर शैल पे ऑल अमाउंट्स रिक्वायर्ड टू बी पेड अंडर दिस कोड टू एवरी एम्प्लॉय एम्प्लॉयड बाय हिम। क्या कह रहे हैं? हर एम्प्लॉयर पे करेगा सारे अमाउंट्स जो कि पे होने हैं इस कोड में टू एवरी एम्प्लॉय जिसने उसको एम्प्लॉय किया है। मतलब एम्प्लॉयर जिस एम्प्लॉय को एम्प्लॉय करता है वो देने की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो देंगे। ठीक है, मतलब ये सिंपल है कि एम्प्लॉयर जिसने एम्प्लॉय को एम्प्लॉय किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी अमाउंट यहाँ पे ड्यू हो रहा है इस कोड में वो एम्प्लॉय को देने की। लेकिन अब यहाँ पे आ गया प्रोवाइडेड दैट वेयर सच एम्प्लॉयर फेल्स टू मेक सच पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद दिस कोड, देन the company or firm or association or any other person who is the proprietor of the establishment in which the employee is employed shall be responsible for such payment। अगर एम्प्लॉयर नहीं दे पाता है तो भाई कौन करेगा? या तो वो कंपनी देगी या फर्म देगी या एसोसिएशन या कोई ऐसा पर्सन जो कि प्रोप्राइटर है उस एस्टेब्लिशमेंट का जहां पे एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे पेमेंट के लिए। ये सिंपल और सिंपल इसलिए अप्लाई किया गया है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कह दिया जाता है कि भाई जिसने एम्प्लॉय किया है वो देगा। अब वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वो प्रेजेंट नहीं है, वो कह रहा है कि भाई मैं तो वहां पे रहता ही नहीं हूँ तो मैं क्यों पेमेंट दूं किसी चीज का। तो एक दूसरे के ऊपर आप सरकाते रहोगे और एम्प्लॉय का पेमेंट कौन करेगा? इस वजह से यहाँ पर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी बाइंड करी है, रिस्पॉन्सिबल बनाया है किसी को कि भाई अगर वो पे नहीं कर रहा है तो आपको पे करना जरूरी है, आप पे करेंगे, आप रिस्पॉन्सिबल हैं। ओके, ये सिर्फ इस पर्पस के लिए है। चलिए सेक्शन 43 हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए इस सेक्शन को ना एक बार एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। लेट्स से कोई एबीसी टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड है जो फेल कर देती है सैलरी पे करना एम्प्लॉइज की फॉर 2 मंथ्स। तो अंडर सेक्शन 43 क्या कह रहे हैं कि ये जो कंपनी है वो रिस्पॉन्सिबल है, बट अगर कंपनी रिफ्यूज करती है, कोलैप्स हो जाती है, तो क्या होगा? ओनर्स या फिर जो पार्टनर्स एंड डायरेक्टर्स, मैनेजिंग पार्टनर्स एक्सेट्रा, ये पर्सनली लायबल हैं टू पे दोस एम्प्लॉइज। ठीक है, इसमें सिंपल है कि लॉ जो है वो स्टॉप नहीं करता एट द ब्रांड नेम, इट गोज टू द पीपल जो कि एक्चुअली ओन और कंट्रोल कर रहे हैं बिजनेस। ठीक है, सिर्फ एबीसी टेक्सटाइल आप कह रहे हो एबीसी टेक्सटाइल पे करेगी लेकिन नहीं पे कर पा रही है, तो काम कौन ले रहा है? ओनर्स, पार्टनर्स, मैनेजर्स। ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पेमेंट करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा आता है सेक्शन 44। अब सेक्शन 44 में क्या कह रहे हैं? पेमेंट ऑफ वेरियस अनडिसबर्स्ड ड्यूज इन केस ऑफ डेथ ऑफ एम्प्लॉई।
क्या है मतलब इसका मतलब एक्चुअल में ये है कि देखिए ये जो सेक्शन है वो डील कर रहा है कि एम्प्लॉयर को क्या करना चाहिए अगर वो पे नहीं कर पा रहे हैं वेजेस या ड्यूज टू एन एम्प्लॉय ड्यू टू किस वजह से, या तो डेथ की वजह से या फिर एम्प्लॉय जो है वो अनट्रेसेबल है। तो ये सेक्शन क्या डील करता है, ये सेक्शन डील करता है कि एम्प्लॉयर को क्या करना चाहिए अगर वो वेजेस नहीं पे कर पा रहे हैं, ड्यूज नहीं पे कर पा रहे हैं। कब? डेथ ऑफ एम्प्लॉय की, ठीक है, एम्प्लॉय की डेथ हो गई है और हम पेमेंट नहीं कर पाए। अनडिस्बर्स्ड ड्यूज इन केस ऑफ डेथ ऑफ एम्प्लॉय, अनडिस्बर्स्ड ड्यूज इन केस ऑफ डेथ ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, तो चलिए इसको पहले रीड करते हैं फिर और अच्छे से समझेंगे। सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस कोड, सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस मतलब और भी प्रोविजंस के साथ हम चलेंगे, सब्जेक्ट टू उनके साथ चल रहे हैं हम, जो और प्रोविजंस है इस कोड में। ऑल अमाउंट्स पेबल टू एन एम्प्लॉई अंडर दिस कोड शैल, if such amounts could not or cannot be paid on account of his death before payment or on account of his whereabouts not being known। क्या कह रहे हैं इसमें? Subject to the other provisions of this code, all amounts payable to an employee under this code shall, क्या जो भी अमाउंट इस कोड में एम्प्लॉय को देनी है, इफ सच अमाउंट्स कुड नॉट और कुड नॉट बी पेड ऑन अकाउंट ऑफ हिज डेथ, हम उन्हें पे नहीं कर पाए क्योंकि उनकी डेथ हो गई बिफोर पेमेंट, और ऑन अकाउंट ऑफ हिज वेयर अबाउट्स नॉट बीइंग नोन। देखिए खाली डेथ नहीं है इसमें, इन्होंने एक और भी चीज इंक्लूड कर दी कि हमें ये नहीं पता चल रहा है वो कहां पर है, वेयर अबाउट्स ऑफ नॉट बीइंग नोन, हमें ये नहीं पता कि वो कहां पर हैं, इस वजह से हम उनका पेमेंट नहीं कर पाए। ठीक है, अनट्रेसेबल हो गए एम्प्लॉइज, किसी भी वजह से हो सकते हैं। तो be paid to the person nominated by him in this behalf in accordance with the rules made under this code। क्या होगा? अगर उन्होंने किसी को नॉमिनेट किया है, ठीक है, रूल्स के अकॉर्डिंग, तो उन्हें पेमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट बी में क्या कह रहे हैं? वेयर नो सच नॉमिनेशन हैज बीन मेड, देखिए जहां पे ऐसा कोई नॉमिनेशन नहीं हुआ, उन्होंने किसी को नॉमिनेट नहीं करा कि भाई अगर मैं नहीं हूं अवेलेबल या मेरी डेथ हो जाती है तो आप इन्हें पे कर दें, नहीं है। और वेयर एनी रीजंस, और वेयर फॉर एनी रीजन सच अमाउंट्स कैन नॉट बी पेड टू द पर्सन सो नॉमिनेटेड, या फिर हम उन्हें पे नहीं कर सकते जो नॉमिनेटेड है, तो क्या करना है? बी डिपॉजिटेड विद सच अथॉरिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब, हम क्या करेंगे? उसे डिपॉजिट कर देंगे किसी अथॉरिटी के पास जो ऑब्वियसली प्रिस्क्राइब्ड होगी। हु शैल डील विद द अमाउंट सो डिपॉजिटेड इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, जैसे बताया जाएगा। क्या है? अगर कोई नॉमिनेशन एग्जिस्ट नहीं करता या फिर हम पेमेंट उस नॉमिनी को नहीं कर पाते, फेल कर जाते हैं उसे पेमेंट करने में भी, तो जो अमाउंट है वो डिपॉजिट होगा विद द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी ऑब्वियसली एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। और जो अथॉरिटी है वो कैसे हैंडल करेगी और डिस्पर्स द अमाउंट एज पर गवर्नमेंट रूल्स। ठीक है, गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट चलते हैं। वेयर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1, वेयर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस मतलब ऊपर जो लिखा है उसके प्रोविजंस के हिसाब से, सबसेक्शन 1 के प्रोविजंस के हिसाब से, ऑल अमाउंट्स पेबल टू एन एम्प्लॉई अंडर दिस कोड आर पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द पर्सन नॉमिनेटेड बाय द एम्प्लॉय। क्या कह रहे हैं? आर पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द पर्सन नॉमिनेटेड बाय द एम्प्लॉय और आर डिपॉजिटेड बाय द एम्प्लॉयर विद द अथॉरिटी रेफर टू इन क्लॉज बी ऑफ subsection 1, then the employer shall be discharged of his liability to pay those amounts। क्या कह रहे हैं इसमें? देखिए यहाँ पे एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी कब खत्म हो जाएगी? तब हो जाएगी जहां पे एम्प्लॉयर या तो पे कर देता है नॉमिनी को या फिर डिपॉजिट कर देता है अमाउंट विद द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, तो एम्प्लॉयर जो है वो लीगली डिस्चार्ज हो जाएगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड टू दैट पेमेंट। ठीक है, यही मेंशन है इसमें, वेयर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 all amounts payable to an employee under this code are paid by the employer to the person nominated, या तो nominated person को कर दिया या फिर डिपॉजिट हो गया है जैसे बताया गया है क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 में, तो बस क्या हुआ? एम्प्लॉयर की लायबिलिटी खत्म हो गई फिर। ठीक है, चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि सपोज कोई एम्प्लॉय है ए और इनका ड्यू है अमाउंट 50,000 का, पेंडिंग है वेजेस या बोनस का। अब क्या हुआ? चलिए इसको ना दो केसेस से समझ लेते हैं। जैसे ए है, उन्होंने फाइल किया था नॉमिनेशन फॉर्म, उन्होंने लिस्ट कर दिया था अपनी वाइफ को एज नॉमिनी, तो एम्प्लॉयर क्या करेगा? 50,000 विल बी पेड टू हिज वाइफ, एम्प्लॉयज की ड्यूटी यहाँ पे फुलफिल हो गई। अब ए ने क्या करा? उन्होंने फिल नहीं किया कोई भी नॉमिनेशन। अब यहाँ पे क्या किया? इन्होंने डिपॉजिट कर दिया 50,000 जो भी प्रिस्क्राइब अथॉरिटी है और इनकी जो ड्यूटी है वो फुलफिल हो गई। ठीक है, बस हमें ये ऐसे ही करना है, ये इतना ही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 45 पे। क्लेम्स अंडर कोड एंड प्रोसीजर देयर ऑफ, क्लेम्स अंडर कोड एंड प्रोसीजर देयर ऑफ, इसका मतलब क्या है? देखिए इसमें ना प्रोसीजर बताए हुए हैं फॉर एम्प्लॉइज टू क्लेम अनपेड वेजेस या फिर जैसे बोनस, कोई भी ड्यूज, प्रोसीजर क्या रहेंगे। ठीक है, एम्प्लॉइज कैसे क्लेम कर पाएंगे, और इसमें बताते हैं कि गवर्नमेंट कैसे फैसिलिटेट करेगी रिकवरी ऑफ सच ड्यूज जो उन्होंने अपनी अपॉइंट करी अथॉरिटीज उनके थ्रू।
ठीक है, क्योंकि अभी तक तुम ये बात कर रहे हैं नहीं पे किया तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन अब हम एम्प्लॉय के उससे भी तो बात करें कि क्लेम्स कैसे हो पाएंगे, रिकवरी कैसे हो पाएगी। तो क्लेम्स अंडर कोड एंड द प्रोसीजर देयर ऑफ। The appropriate government may by notification appoint one or more authorities not below the rank of gazetted officer to hear and determine the claims which arises under the provisions of this code। बहुत ही सिंपल है भाई, एक बात सिंपल है कि appropriate government सेंट्रल या स्टेट जो भी वो अपॉइंट करेगी वन और मोर गैजेटेड ऑफिसर्स अथॉरिटीज जो कि हेयर करेंगी और रिजॉल्व करेंगी क्लेम्स अंडर दिस कोड। ओके, नेक्स्ट द अथॉरिटी अपॉइंटेड अंडर द सबसेक्शन 1 जो ऊपर अपॉइंट हुई है अभी, व्हाइल डिसाइडिंग द क्लेम अंडर दैट सबसेक्शन मे ऑर्डर हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच द क्लेम अराइजेस the payment of compensation in addition to the claim determined, which may extend to 10 times of the claim determined, and endeavors shall be made by the authority to decide the claim within a period of 3 months। इसमें क्या कह रहे हैं देखिए, while deciding the claim, जब वो claim decide कर रही है तो authority जो है वो order कर सकती है compensation कितना, up to 10 times the claim amount डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस। ऐसा नहीं कि हर केस में ही कर देंगी, जितना क्लेम अमाउंट है उसका 10 टाइम्स आपको ऑर्डर किया जा सकता है बाय अथॉरिटी से, और अथॉरिटी शुड एम टू रिजॉल्व द क्लेम विद इन 3 मंथ्स। 3 महीने के अंदर ये रिजॉल्व हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि अनएंडिंग चलता रहे। ठीक है, तो ये हमें इन्हें पावर दे दी है, इन्हें राइट दे दी है अथॉरिटी को कि आप देखिए सर्कमस्टांसेस क्या है और आप इतने तक का कंपनसेशन ऑर्डर करने को कह सकते हैं, कि मतलब उन्हें देना है। नेक्स्ट, if an employer fails to pay the claim determined and compensation ordered to be paid under subsection 2, अब देखिए सीरीज में चल रहा है, ऊपर 2 में जो अभी हमने बात करी कि भाई इतना कंपनसेशन अथॉरिटी बता देगी कि ऑर्डर कर देगी कि आपको इतना पेमेंट करना है। अगर आप वो नहीं करते हो, एम्प्लॉयर फेल्स, वो नहीं करते हो, तो क्या होगा, अथॉरिटी शैल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी टू द कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट where the establishment is located, who shall recover the same as errors of land revenue and remit the same to the authority for payment to the concerned employee। क्या कह रहे हैं इसमें, सिंपल देखिए आप, इसमें कह रहे हैं अगर आप इतना पे नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पे 2 चीजें मेंशन है, कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। दो, एम्प्लॉयर अगर पे नहीं करता है डिटरमिन्ड क्लेम या कंपनसेशन तो अथॉरिटी इशू करेगी एक रिकवरी सर्टिफिकेट, किसको, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या मजिस्ट्रेट को, मतलब फिर उनके पास रिकवरी सर्टिफिकेट आ जाएगा जिससे वो रिकवर कर सकते हैं। ये जो अमाउंट है, अमाउंट जो रिकवर्ड है वो कैसे रिकवर होगा, लाइक एरर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, एंड देन वो एम्प्लॉय को दे दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कैसे, जैसे एरर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू होता है वैसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सबसेक्शन 4, एनी एप्लीकेशन बिफोर द अथॉरिटी फॉर क्लेम रेफर टू इन सबसेक्शन में बी फाइल्ड बाय। अब आया वो जो क्लेम है जो सबसेक्शन 1 में बात हो रही है, वो जो कंपेंसेशन बताया गया, वो जो बात हो रही है, वो एप्लीकेशन कैसे होगा, वो एप्लीकेशन कौन फाइल करेगा, एनी एप्लीकेशन बिफोर अथॉरिटी फॉर क्लेम मे बी फाइल्ड बाय, कौन करेगा, एम्प्लॉय कंसर्न करेगा, एनी ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड अंडर द ट्रेड यूनियंस एक्ट, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। इसमें ये 3 बता दिए, एम्प्लॉय भाई मेरा अपना कंसर्न है, जो एम्प्लॉय कंसर्न है इसमें वो कर देगा, या फिर ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड अंडर ट्रेड यूनियंस एक्ट, या फिर इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। ठीक है, वो कर देंगे। नेक्स्ट, सबसेक्शन 5, सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज मे बी मेड अ सिंगल एप्लीकेशन मे बी फाइल्ड अंडर दिस सेक्शन ऑन बिहाफ और इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड इन एन एस्टेब्लिशमेंट। क्या कह रहे हैं इसमें, देखिए अब बहुत सिंपल है, सिंगल एप्लीकेशन फाइल हो सकती है ऑन बिहाफ ऑफ मल्टीपल एम्प्लॉइज फ्रॉम द सेम एस्टेब्लिशमेंट। ये इसलिए करते हैं कि एक ही बात के लिए बहुत सारी एप्लीकेशंस आ रही हैं, देखनी पड़ेंगी कि सब एप्लीकेशंस में क्या लिखा है, हो सकता है बात एक ही कह रहे हो लेकिन अलग अलग तरह से लिखी हो, तो ये भी कर सकते हैं कि भाई 50 लोगों की प्रॉब्लम, 50 में एक ही एप्लीकेशन लिख दी और साइन करके दे दी, तो वो ईजी हो जाएगा सबके लिए कि हाँ भाई चलो ये 50 एम्प्लॉइज है, इनकी सेम प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मतलब बहुत ज्यादा कंबर्सम ना हो, बहुत ही इसी को लेके वर्कलोड ना हो जाए कि सबकी एप्लीकेशन हम रीड कर रहे हैं, बात एक ही निकली, तो इसलिए कह देते हैं कि मल्टीपल लोग एक सिंगल एप्लीकेशन भी फाइल कर सकते हैं। The application under subsection 4 may be filed within a period of 3 years from the date on which claim referred to in subsection 1 arises। अब ये देखो सिंपल है, ये जो एप्लीकेशन है ये विद इन 3 years आप कर दीजिए, जब क्लेम अराइज हुआ तो उसके विद इन 3 years, मतलब अब क्लेम अराइज हुआ है तो उसके 3 years तक, नेक्स्ट ये जो अब 3 years, वहां से 3 years जो काउंट होंगे वहां तक आप इसे फाइल कर दीजिए और इसे डिले ना करें। ठीक है, और इसी में प्रोवाइडेड दे दिया, प्रोवाइडेड दैट द अथॉरिटी रेफर टू इन सबसेक्शन 1 में एंटरटेन द एप्लीकेशन आफ्टर 3 years ऑन सफिशिएंट कॉज बीइंग शोन बाय द एप्लीकेंट फॉर सच डिले। अगर 3 साल के बाद हो रहा है तो भाई ये
क्या है इसमें, तो ये ऑब्वियसली अथॉरिटी देखेगी कि आपने रीजन जो डिले का बताया है कि भाई 3 साल में मैं क्यों नहीं कर पाया, मे बी कुछ ऐसा सीरियस हो गया आपके साथ, कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी ऐसा रीजनेबल कॉज होना चाहिए जिसको अथॉरिटी देख के कहेगी कि चलो अगर आप नहीं कर पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी 3 ईयर्स के बाद भी हम एप्लीकेशन एंटरटेन कर सकते हैं, हमने 3 ईयर्स की लिमिट लगा दी है, लेकिन कुछ सही सर्कमस्टांसेस देखकर हम उसे अलाउ कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट 7, the authority appointed under subsection 1 and the appellate authority appointed under subsection 1 of section 49 shall have all the powers of a civil court under the code of civil procedure। देखिए इसमें क्या कहते हैं, सबसेक्शन 1 में हमने अथॉरिटी अपॉइंट करी, एपिलेट अथॉरिटी हमने सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 में करेंगे, ठीक है। इन सबके पास क्या पावर होंगी वो बता रहे हैं। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में जो पावर्स सिविल कोर्ट के पास हैं वो होंगी, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, for the purpose of taking evidence and enforcing attendance of witnesses and compelling the production of documents, and every such authority or appellate authority shall be deemed to be a civil court for all the purposes of section 195 और यहाँ पे चैप्टर दिया हुआ है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। अगेन हमने पीछे भी कई बार ये डिस्कस किया है, इसमें सिंपल ये है कि जो हम अथॉरिटीज अपॉइंट कर रहे हैं, हमने उन्हें बहुत सारा काम करने को कह दिया कि भाई आप ये भी पूछो, आप ये भी क्लेम निकलवाओ, आप एम्प्लॉयर से पूछो, आप एम्प्लॉय से पूछो, बट उन्हें क्या राइट्स दिए, ठीक है, उन्हें डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, उन्हें विटनेसेस करानी है लोगों की, तो वो पावर हमें कहाँ से मिल रही है, वो पावर मिल रही है कहाँ से, यहाँ पे मेंशन है वो कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में जो पावर सिविल कोड के पास होती है वो होंगी उनके पास, और यहाँ पे ये सेक्शन 195 वाली होंगी, और ऐसे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर वाली पावर्स होंगी, जिससे वो क्या कर सकते हैं, एविडेंस ले सकते हैं, एनफोर्स कर सकते हैं, अटेंडेंस कंपेल कर सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। जब तक ये हमें नहीं मिलेंगी पावर्स तब तक काम करना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि कोई हमारी सुनेगा नहीं कि आप अथॉरिटी हैं लेकिन आप ये सब हमसे क्यों कह रहे हो, क्यों पूछ रहे हो, हम तो आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखा रहे, बिकॉज यू डोंट हैव एनी पावर, आपके पास कोई पावर है नहीं हमसे पूछने की, ठीक है, इसलिए ये इन्हें दे दी गई है। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं क्या, अच्छा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें, ठीक है। चलो, तो कंपनी ने ना फेल कर दिया 20,000 वेजेस का 5 एम्प्लॉइज का पैसा, ठीक है। एम्प्लॉई ने क्या करा, ग्रुप एप्लीकेशन फाइल कर दी विद द अपॉइंटेड क्लेम अथॉरिटी, और अथॉरिटी फाइंड्स द कंपनी गिल्टी एंड ऑर्डर, उन्होंने क्या करा 20,000 तो ड्यू वेजेस का कंपेंसेशन कर दिया 10,000, 50% ऑफ ड्यूज का, तो टोटल 30,000 है। अब ये जो 30,000 है, अगर ये भी नहीं वो पे करता, कंपनी नहीं पे कर रही है, एम्प्लॉयर पे नहीं कर रहा है, तो अथॉरिटी इशू करेगी एक सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास रिकवर करने के लिए 30,000 का फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स प्रॉपर्टी, क्योंकि वो लैंड रेवेन्यू की तरह कलेक्ट होगा, लाइक अनपेड टैक्सेस हैं, और इंश्योर करेगी कि वो एम्प्लॉयज के पास टाइमली मिल जाए उन्हें, ठीक है, रीच हो जाए, ठीक है। तो ये है हमारा 45। अब चलते हैं 46, लास्ट बच रहा है, इसको भी जल्दी से कंप्लीट करते हैं, बहुत सिंपल सा है। रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट्स अंडर दिस कोड, मतलब क्या है इसका, रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट्स, ये कह रहे हैं कि ये जो सेक्शन है ना, कहता है कि बोनस रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं बिटवीन एम्प्लॉयर्स या एम्प्लॉइज, ये ट्रीट होंगे कैसे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स की तरह। जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 है, हम पढ़ेंगे आगे, वो 30 डेज स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस वर्कशॉप में हम इसे पढ़ेंगे। तो इवन इफ डिस्प्यूट अराइजेस अंडर दिस न्यू कोड, वो ऐसे डिस्प्यूट ट्रीट किया जाएगा जैसे वो एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, ठीक है। तो चलो इसको रीड करते हैं यहाँ से और समझ लेते हैं जल्दी से। Notwithstanding anything contained in this code, अब आ रहा है notwithstanding, कुछ भी कहीं लिखा हो, लेकिन हम इस 46 की बात कर रहे हैं, इसको हम किसी से रिलेट नहीं कर रहे, ये अपने आप में इंडिविजुअल सेक्शन हो गया। Notwithstanding anything contained in this code, where any dispute arises between an employer and his employees with respect to fixation of bonus or eligibility for payment of bonus under the provisions of this code, जहां पे हम बात कर रहे हैं बोनस फिक्स करने की या फिर एलिजिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ बोनस की, द एप्लीकेशन ऑफ दिस कोड इन रिस्पेक्ट ऑफ बोनस to an establishment in public sector, then such dispute shall be deemed to an industrial dispute within the meaning of Industrial Disputes Act 1947। यहाँ पे ये इन्होंने क्या कहा, it applies in two situations। two situations इन्होंने बता दी, एक तो dispute है about bonus fixation या फिर eligibility, like employees और employer disagree हो रहे हैं कि how much bonus should be paid, या फिर whether जो employee है वो eligible भी है या नहीं बोनस के लिए, ठीक है, ये दो situations है। तो देन दिस विल बी ट्रीटेड एज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, हम इसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ट्रीट करेंगे, ठीक है। और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है या फिर पब्लिक सेक्टर यूनिट है, डिसएग्री है ऑन वेदर बोनस प्रोविजंस अप्लाई टू देम, यहाँ पे डिसएग्रीमेंट भी अगेन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, ओके। यही लिखा है बी में कि पब्लिक सेक्टर वाले केस में भी इसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ही कहा जाएगा, ओके। चलिए इसका एक एग्जाम्पल ले लें, चलो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल यहाँ पे भी ले लेते हैं बोनस की एलिजिबिलिटी का। कंपनी कहती है कि जो एम्प्लॉइज हैं जिन्होंने 240 वर्किंग डेज करे हैं उन्हें बोनस मिलेगा, लेकिन ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज हैं
who work for 200 days still claim कि भाई एलिजिबिलिटी है अंडर स्पेसिफिक क्लॉज. नाउ ये जो डिस्प्यूट है ये एक सिंपल वेज क्लेम का नहीं है, ये है एंटाइटलमेंट अंडर लॉ, सो इट बिकम्स एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. ठीक है, तो ये एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो जाएगा. नेक्स्ट आता है हमारा केस 2. अच्छा चलो, पब्लिक सेक्टर बोनस है. इसमें क्या कह रहे हैं, एम्प्लॉइज ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक या कहीं के भी से दे गेट एम्प्लॉइज ऑफ अ पब्लिक सेक्टर कंपनी दे से शुड गेट अ प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस, उन्हें मिलना चाहिए. तो मैनेजमेंट आर्ग्यूज कि कोड डजंट अप्लाई टू देयर एस्टेब्लिशमेंट ड्यू टू स्पेशल नोटिफिकेशन. ठीक है, तो हमें नहीं मिलेगा, मतलब प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस हम नहीं दे सकते. क्यों? क्योंकि स्पेशल नोटिफिकेशन के से ये अप्लाई नहीं होता हमारे यहाँ. तो ये भी एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो जाएगा और ये अगेन विल गो बिफोर द लेबर ट्रिब्यूनल. ठीक है, तो ये है इतना हमारा, और ये कंप्लीट हो गया है सेक्शन 46. नाउ इन द नेक्स्ट सेशन हम क्या देखेंगे, सेक्शन 47 प्रिजम्पशन अबाउट एक्यूरेसी ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ कॉर्पोरेशंस एंड कंपनीज. ये सेक्शन 16 में हमारा आएगा. और ये अच्छा, उसके साथ हम सेक्शन 48 चेक करेंगे, ये ऑडिट रिलेटेड है. देन सेक्शन 49 ये अपील रिलेटेड है. तो चलिए, ये इतना हो गया कंप्लीट सेक्शन 46. अब इसके आगे हम 47, 48, 49, 50 तक हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट कर लेंगे. ये बहुत इजी है, हाँ थोड़े से लॉन्ग है, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा समझने के लिए इसमें नहीं है. 47 है प्रिजम्पशन अबाउट एक्यूरेसी ऑफ बैलेंस शीट एंड P&L ऑफ corporations and companies. देन है ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ एम्प्लॉयज नॉट बीइंग corporations. एंड देन अपील के बारे में बात करेंगे, रिकॉर्ड्स, रिटर्न्स एंड नोटिसेस. बहुत सारी चीजें हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. अब ये सब बिल्कुल सिंपल से सेशन है, तो यहाँ तक हम इसे कंप्लीट कर लेंगे. आई होप सो ये हेल्पफुल हो रहे हैं. मुझे जरूर बताएं, बिकॉज मुझे बहुत कम कमेंट्स मिल रहे हैं इस पे. एंड यस, टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट. स्टे हैप्पी, स्टे सेफ. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.